जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद तो जहाँ हैं तहाँ रहते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आज हम जानेंगे ऋषि सुनक के बारे में, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। प्रेजेंट वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और वो भारतीय मूल के निवासी हैं। जो अंग्रेजों का क्या कहना था कि हम अजेय हैं, हम जन्म ही लिए हैं विश्व में राज करने के लिए, क्योंकि उनके उपनिवेश आधी से ज़्यादा पृथ्वी पर अपने उपनिवेश फैला करके अंग्रेजों ने रखे थे। तो उस देश जो कि भारत भी गुलाम था अंग्रेजों का, इसी भारतीय मूल के निवासी हैं, जो कि ब्रिटेन में अब इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री के रूप में हैं। तो आज हम जानेंगे ऋषि सुनक के बारे में। ऋषि सुनक बहुत बेहतरीन इंसान है। 1980 में इनका जन्म 1980 में जन्म हुआ। इनके जो दादा थे, दादा और नाना, वो भारत के निवासी थे, भारत के पंजाब क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र के निवासी थे। इसीलिए हम लोग दावा करते हैं कि जो ऋषि सुनक हैं वो भारतीय मूल के, कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हैं। इनके दादा और नाना भारतीय मूल के थे। अब ऋषि सुनक का जब जन्म हुआ तो इनको बेहतरीन स्कूलिंग मिली, बहुत बेहतरीन पढ़ाई मिली इनको, और इस काबिल थे कि ये जाकर के प्रधानमंत्री बने। वहाँ के देश को, जो विश्व के अधिकतर देशों को अपना गुलाम बनाया था, जो कहते थे कि हमारा रंग ऐसा है कि हम विश्व या दुनिया पर राज करने के लिए ही पैदा हुए। अजेयता का सिद्धांत लाते थे कि हमारा सूरज कभी डूब नहीं सकता या हमारा सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता है। ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, और एक है लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी का संबंध भी हमसे बहुत पुराना है। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तब लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। अब यहाँ जब जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसको रूढ़िवादी कहते हैं, रूढ़िवादी पार्टी। अब लेबर पार्टी का संबंध हमसे क्यों है? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय किसकी पार्टी थी? लेबर पार्टी के। प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत आज़ाद हुआ। अब देखो कंजर्वेटिव पार्टी जो है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, देखो जैसे अपने यहाँ लोकसभा की सीटें होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे यहाँ भी सीटें होती हैं। तो इस पार्टी की जो हमारी टोटल सीटें थी वो होती थी 650 सीट, और 650 का मतलब है नियम वही लागू होगा 50+1, यानी आधे से एक ज़्यादा हो जाएगी तो वह पार्टी, उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो इसमें 650 का मतलब आधा कितना हुआ? 325 और +1। अगर इतनी सीटें मिल जाती हैं तो चुनाव क्या हो गए? जीत जाएंगे, चुनाव में जीत हो जाएगी। तो जो ये कंजर्वेटिव पार्टी थी, इसमें इन लोगों को मिले 365 सीटें। कितनी सीटें? 365। अब टोटल कितनी थी? 650। तो सरकार किसकी बनेगी? कंजर्वेटिव पार्टी की बन गई। अब इसमें कंजर्वेटिव पार्टी में जो प्रधानमंत्री बनाया गया, 2019 में भी यहाँ भी चुनाव हुआ था। जब अपने यहाँ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसी समय ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन
ब्रिटेन में भी उसी समय चुनाव हुआ। अब जैसे चुनाव हुआ तो अब यहां बोरिस जॉनसन, ये प्रधानमंत्री बन गए। कहाँ के? ब्रिटेन के पीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर। अब बोरिस जॉनसन जो बने, इनको सीटें मिल गई बढ़िया 365 सीट पर, और ये प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन गए तो अब अपना कार्य, भाई ब्रिटेन ताकतवर देश है और सोचो ताकतवर देश का प्रधानमंत्री, ठीक, बोरिस जॉनसन बने। अब बोरिस जॉनसन पीएम तो बन गए, प्रधानमंत्री बन गए तो कार्य करना स्टार्ट कर दिए। अब 2019 का जो लास्ट था, 20 वाला साल की स्टार्टिंग, कोरोना महामारी फैल गई। कोरोना महामारी जब फैली तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके पहले की बात ये है कि ये पार्टी की सरकार तो बन गई, इन्होंने 2-3 काम ऐसे किए जो कि इनकी पार्टी में एक प्रकार से बदनामी होने लगी। सबसे पहले तो ये किए कि एक भ्रष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, उसका ये साथ दिए। एक प्रकार से भ्रष्टाचारी व्यक्ति का क्या दिए? साथ दिए, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कि भ्रष्टाचार का इस पर आरोप लगा था, भ्रष्टाचार का आरोप। अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसका साथ कौन दिए? बोरिस जॉनसन। और दूसरा काम क्या किए कि जब कोरोना महामारी आई, जब लोगों को ऐसा देखा जाता था कि 2 लोग बाइक में बैठ करके नहीं जाएंगे, तब उस समय बोरिस जॉनसन की जो पार्टी थी, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, सभाएं की, पार्टी की। उसमें क्या किए? पार्टी किए, ठीक, किसने किए? बोरिस जॉनसन। उसके बाद जब कुछ समय और बीता तो जो जैसे अपने यहाँ संसद है, संसद, वैसे वहाँ भी है। तब वहाँ क्या 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसकी मरम्मत करवाएं, मरम्मत तो करवाएं, लेकिन उस मरम्मत का खर्च जो लगा, उस मरम्मत का जो खर्च लगा, जितना दिखाना था उससे ज्यादा दिखा दिए। तो यानी कि पहले तो भ्रष्टाचारी का आरोप लगा था, उसका साथ बोरिस जॉनसन ने दिया। फिर जो कोरोना महामारी में इन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां की, तो मीडिया ने क्या किया? इनके फोटो वोटो खींच लिए कि जब सारी दुनिया रूल्स फॉलो कर रही, तब बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के क्या थे? इंग्लैंड के पीएम, तो इंग्लैंड के पीएम रूल नहीं फॉलो कर रहा था। तब जब देखें कि पार्टियां कर रहे हैं कोरोना महामारी में, फिर भ्रष्टाचारी का आरोप जिस पर लगा था उसका साथ दिए। अब फिर उसके बाद एक सरकारी बिल्डिंग की मरम्मत किए, जिसमें खर्च ज़्यादा बता दिए, खर्च बढ़ा करके लगा दिए कि इतना खर्चा लगा। तो इनके ऊपर आरोप लगने लगे और पार्टी में फूट पड़ने लगी। जब पार्टी में फूट पड़ने लगी, उस समय जो अपने ऋषि सुनक जी थे, ऋषि सुनक जो थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, उसी में वित्त मंत्री थे। फिर इनके ऊपर आरोप लगा, तो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा कि जो ये आप दिखा ज्यादा रहे हो, इसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो सोचो, इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री से कह रहा कि इसमें ज्यादा लगा, उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। वहां की जो मीडिया थी, तो मीडिया ने दिखा दिया कि बोरिस जॉनसन ने रूल्स नहीं फॉलो किए,
कोरोना महामारी में इनकी पार्टी में 100 150 लोग शामिल हुए और उसके बाद भ्रष्टाचारी का आरोप लगा तो पार्टी के लोगों ने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिए। तो जो पार्टी के लोग थे, पार्टी के लोग, उन्होंने इस्तीफा देना चालू कर दिया। अब इस्तीफा देना चालू कर दिया, जिसमें सुनक भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय ऋषि सुनक। अब उसके बाद कुछ दिन बाद जब पार्टी बढ़ती है तो ये जो होते हैं बोरिस जॉनसन, ये इस्तीफा दे देते हैं। बोरिस जॉनसन कुछ समय बाद इस्तीफा दे देते हैं और जैसे ही इनका इस्तीफा होता है तो कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा। अगर दोबारा चुनाव कराएंगे तो जो कंजर्वेटिव पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। तो चुनाव ना कराने के उसी में से जिसको 1/3 लोग आगे बढ़ा दिए। 1/3 का मतलब है कि जैसे 1/3 लोग चुन ले, तो उसी पार्टी में सब लोगों ने, एक महिला थी उसका नाम था लिस, महिला का नाम था लिस करके थी महिला, इसको चुन लिए कि इसको कुछ दिन के लिए बना देते हैं। तो ये 45 दिन के लिए बनती है, 45 के दिन के लिए पीएम के पद पर बैठती है, प्राइम मिनिस्टर। इसने एक पॉलिसी लागू की थी, वो पॉलिसी थी फ्लॉप हो गई। मतलब इसने क्या कहा, लिस ने, कि जो इनकम है, जो टैक्स है, उसको हम कम कर देते हैं। टैक्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे, टैक्स को कम कर देंगे। अब टैक्स कम करेंगे तो सरकार की आमदनी भी तो कम होगी भाई, टैक्स ही से तो सारा चीज आता है। अब टैक्स कम कर दिए तो जो पॉलिसी थी वो फ्लॉप हो गई। पॉलिसी जो थी, पॉलिसी वो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप पॉलिसी बोलते हैं। अब पॉलिसी फ्लॉप, उसके बाद कुछ दिन जैसे ही बीते तो फिर क्या सब लोगों ने ऋषि सुनक जी का नाम बढ़ा दिया, ऋषि सुनक का नाम आगे बढ़ा दिए। अब ऋषि सुनक जी ने क्या कहा कि भाई देखो, अब सभी लोगों ने कहा कि आप इस लायक हैं कि आप पीएम बन जाओ। तब फिर पार्टी की कमान कौन संभाल लेते हैं, ऋषि सुनक। तो प्रेजेंट में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक जी हैं। ऋषि सुनक 57 नंबर के प्रधानमंत्री हैं, 57th नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इस 57th नंबर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब देखो, कहीं ना कहीं तो ऋषि सुनक में काबिलियत रही होगी भाई, अच्छे स्कूलिंग मिली इनको। जैसे होता है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे महान जो ऋषि सुनक जी हैं, इनको बेहतरीन स्कूलिंग मिली, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने को। इनके जो पिताजी लोग थे, पिताजी ने अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके इनको पढ़ाया कि अच्छे पद पर पहुँचे। और जब बोरिस जॉनसन थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री थे लिखते लिखते, यानी कि जितना लेखा जोखा था वो ऋषि सुनक के पास रहता था। अब बोरिस जॉनसन पर क्या आरोप लगा था कि भ्रष्टाचारी एक व्यक्ति था, उसका बोरिस जॉनसन ने साथ दिया था। जो पार्टी कोरोना महामारी में जहां 2 लोगों का बैठना बैन था, ऋषि सुनक उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो बोरिस जॉनसन ने पार्टियां अरेंज कराई। फिर उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट, मतलब जो सरकारी बिल्डिंग का खर्च था वो अधिक मरम्मत में अधिक लगा दिए। तो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको फाइन देना पड़ेगा, यानी फाइन जो भी है देना पड़ेगा। अब कितना फाइन होगा वो लगा दिए कि आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद पार्टी में ही लोगों में फूट पड़ने लगी, सब लोगों ने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिए। तो फिर कुछ दिन बाद बोरिस जॉनसन इस्तीफा दे देते हैं। लिस नाम की महिला 45 दिन के लिए बनती है। ये सरकार की जो आमदनी होती टैक्स से होती है, इन्होंने क्या किया कि टैक्स को घटा दिया। भाई टैक्स घटेगी, सरकार की आमदनी घटेगी। और जैसे ही इनकी आमदनी घटना स्टार्ट हो गई तो ये जो पॉलिसी थी, फ्लॉप पॉलिसी बोलते हैं, इसकी वजह से 45 दिन बाद फिर दूसरी बार नाम बढ़ाया जाता है। 1/3 जिसको मिलता है, 1/3 से अधिक, तो ऋषि सुनक जी का नाम बढ़ाते हैं। और ऋषि सुनक जी 57 यानी 57 नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। तो ये थी
जिन लोगों ने कहते थे ना कि ब्रिटेन जिनका सिक्का चलता था, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसी देश, अब देखो भारत को गुलाम बनाए थे भारतीय मूल के, इनके दादा और नाना पंजाब क्षेत्र थे और वो पंजाब का क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास पड़ता है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान वाले अगर दावा करेंगे कि हमारे यहाँ से बिलोंग करते, लेकिन तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो इस समय लगभग इनकी उम्र 42 के आसपास है, 42-43 वर्ष के आसपास, और ये ब्रिटेन के 57 यानी 57 नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो देखो कहीं ना कहीं आप बताए नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा ही समाज का दर्पण है, अगर हम शिक्षित होंगे तभी आगे का काम कर सकते हैं। देखो यहाँ इलेक्शन कमीशन एक्टिव है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था एक्टिव है, यानी कि जो भी यहाँ कानून व्यवस्था है, जैसे मान लो कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था है वो एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन एक्टिव है, यहाँ की मीडिया भी एक्टिव है, ये कोई चीज़ दिखाने से नहीं चूकती। यानी अगर पीएम भी गलत कर रहा तो इलेक्शन कमीशन ने देखो इन पर भी टैक्स लगा दिया कि आपको फाइन देना पड़ेगा जितना आपने मरम्मत में एक्स्ट्रा खर्चा किए। यहाँ की पुलिस नहीं छोड़ती, यहाँ की मीडिया नहीं छोड़ती, जो दिखाना था कि इतनी पार्टी में लोग आए मीडिया ने दिखाया। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था कि बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। तो शिक्षा इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा सबसे जरूरी है। अब जैसे आपको एक छोटी सी नौकरी लेना होगा तो आपको सारी कानून की प्रक्रिया से बच करके रहना होगा कि आपको लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है, कहीं पुलिस में एफआईआर ना हो जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर, कि कहीं आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न लग जाए, आपका नाम रजिस्टर नंबर 4 या 8 में आपका नाम न दर्ज हो जाए, थाने पे आपका नाम न चला जाए। लेकिन ये हमारे भारत देश की दुर्भाग्य है कि यहाँ पढ़ाई करके अगर आप का चरित्र सत्यापन होता है लास्ट में थाने से, अगर आप अपराध किए हो तो नौकरी से वंचित किया जाता है। लेकिन ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता लोग जेलों से चुनाव लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, और उसके बाद कितने भी आरोप लगे रहेंगे। जब आप एक क्रिमिनल हो, एक अपराधी हो, आप चुनाव लड़ोगे, जीत जाओगे तो देश का क्या विकास करोगे? भाई जनता को जागना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं। भाई अब अगर नहीं जागे तो कब जागोगे? भगत सिंह जगाने के लिए लोगों को खुद फांसी के तख्ते पर झूम गए। फांसी बहुत अच्छा मानते थे लोग कि क्रांतिकारी, कि मैं मर करके दिखाना चाहता हूँ, जनता को जागृत करना है। आज भी जनता सोई हुई है, आज भी विचारों की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे विचारों की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको पढ़ना है और बेहतर कार्य करने हैं समाज के लिए भी। जय हिंद दोस्तों।